अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और दुआ कर होंगे कि जल्दी से यूनिवर्सिटी खुल जाए। जी अब तो घर में बैठ बैठ के तंग आ गए होंगे आप लोग भी। जी ये लीनियर अलजेब्रा की क्लास है। आई एम समरा बतूल एंड द टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट्स। लास्ट लेक्चर से डिटर्मिनेंट का टॉपिक शुरू हुआ और अब भी जो है वो हमने डेफिनेशंस और कुछ रिज़ल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट किए और अब हम जो है वो इसका क्या करें, क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट किए आज। तो पहला क्वेश्चन है, लेट M2 बी द सेट ऑफ ऑल 2 by 2 matrices, set up the transformation A from A to determinant of A where A belongs to M2. What is the range of this mapping? Is the mapping 1 to 1? राइट, अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लेन करती जाती हूँ। पहले तो M2 बी द सेट ऑफ ऑल 2 by 2 matrices, राइट। जितने भी 2 by 2 matrices हैं वो सारे M2 के अंदर है और A जो है वो M2 से बिलोंग करता है। एक फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया, बल्कि गिवन है क्वेश्चन में कि फ़ंक्शन क्या है कि A फ्रॉम A टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की इमेज क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A। आपने बताना है कि फंक्शन की जो है वो रेंज क्या होगी। मैपिंग मतलब फंक्शन, मैपिंग की रेंज क्या होगी। रेंज क्या होती है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ रिज़ल्ट्स जो होते हैं, इमेजेस होती हैं, वो क्या होंगी। और दूसरा आपने बताना है कि 1 to 1 है। 1 to 1 का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट मैट्रिसेस का के डिफरेंट आंसर्स आएंगे उसके डिटर्मिनेंट के। तो अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो उसकी इमेज भी उसके इक्वल नहीं होगी। f(x1) इज़ नॉट इक्वल टू f(x2). ये होता है 1 to 1 फंक्शन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट f from A to determinant of A where A belongs to M2 be defined by f of A is equal to determinant of A। ठीक है, तो समझ आ गई आपको कि A की इमेज क्या होगी, उसका डिटर्मिनेंट। नाउ सपोज द फील्ड फॉर ऑल A belongs to M2 be the set of complex numbers C, यानी A की जो A मैट्रिक्स है, M2 के अंदर जो मैट्रिक्स हैं, अगर उनके एलिमेंट्स जो उनकी एंटिटीज़ कॉम्प्लेक्स होंगी तो हम यही कहेंगे ना उसकी फील्ड C है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो फिर इसका मतलब कि जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स आएगा। सो बट इफ़ द फील्ड देन द रेंज ऑफ F इज़ C, यानी अगर कॉम्प्लेक्स है फील्ड तो उसकी रेंज भी C होगी। और अगर but if the field is taken as the set of real numbers R then range of F is also R। लेकिन अगर रियल एंटिटीज़ हैं, रियल एलिमेंट्स हैं उसके, तो फिर उसकी रेंज भी रियल ही होगी क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर भी रियल ही आएगा। दिस मैपिंग F इज़ नॉट 1 to 1 एज शोन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मतलब प्रूव करने की जरूरत एक एग्जाम्पल से शो कर देते हैं कि इसकी मैपिंग जो है 1 to 1 नहीं है। जैसे दो डिफरेंट आपने मैट्रिसेस लिए, A इज़ इक्वल टू 2 2 1 4 और B आपने लिया 6 0 9 1। देन क्लियरली A इज़ नॉट इक्वल टू B नज़र आ रहा है सामने। अब दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 6 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B भी 6 ही आया। दोनों का आंसर सेम आ गया, हालांकि A B तो सेम नहीं थे। Hence determinant of A is equal to determinant of B, so we have proved that A is not equal to B implies that determinant of A is equal to determinant of B, hence by definition F is not 1 to 1। मतलब F आपका 1 to 1 नहीं है। और रेंज क्या है, अगर C फील्ड होगी तो C होगी, अगर R फील्ड होगी तो R रेंज होगी। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉर 2 by 2 मैट्रिसेस कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने प्रूव करने हैं। फॉर 2 by 2 मैट्रिसेस A and B विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि क्या ये होल्ड करते हैं या नहीं। तो पहला आपका रिज़ल्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B। क्या ये सही है, ऐसा होता है या नहीं, उसके लिए हम चेक करते हैं। लेट A इज़ इक्वल टू AB CD एंड B इज़ इक्वल टू FG HK।
कोई से आपने जनरल ए बी ले लिए डिफरेंट, ए प्लस बी फाइंड आउट किया, राइट, ये आपके पास आ गया ए प्लस बी। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो नेक्स्ट सेकंड जी, तो आपने डिटर्मिनेंट जब इसका लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी एफ को डी प्लस के से ये मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये आपने वन बना लिया, यानी आपने जो है लेफ़्ट हैंड साइड उसको एक्सपेंड करके लिख लिया। अब राइट हैंड साइड को भी एक्सपेंड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आपके दोनों के आंसर सेम है। अब राइट हैंड साइड के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी का क्या मतलब है, ए का डिटर्मिनेंट लिया और बी का, फ्रॉम 1 and 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नेक्स्ट रिज़ल्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर पहले लें या डिटर्मिनेंट लेने के बाद लें, क्या आंसर सही सेम आते हैं। तो इसके लिए भी अगेन ए और बी आपने दो डिफरेंट मैट्रिसेस लिए, लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है तो हम ए प्लस बी लेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब ये है कि ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तक थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड को फिर फर्स्ट और सेकंड से, मतलब इस तरह से आपने प्रोडक्ट लेना तो आपको आता ही है मैट्रिसेस का, राइट। यानी आपने पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और नंबर्स को ऐड करना है, राइट। तो ये आपके पास ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया और इसको सिंप्लीफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कोई भी लाइक टर्म्स नहीं आएंगी और ऐड नहीं होंगी। तो आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो जब आपने डिटर्मिनेंट लिया तो ये आपके पास आ गया। आप बेशक इसको एक्सपेंड करके एक दफ़ा लिख लें, मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो नहीं लिखा हुआ लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप लिख लीजिएगा। नाउ ए प्लस बी लिया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो डिटर्मिनेंट आपके पास जो भी है उसको आपने फिर मल्टीप्लाई कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी से। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन आप जो है वो वही रूल यूज़ करेंगे, चाहे आप अच्छा यहाँ पर ना इसने यहाँ पर हम लोगों ने क्या कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर दिया, बजाय इसके कि आप एक्सपेंड करके लिखते, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता आपके लिए। तो इस तरह से लिखा और ये क्लियरली डिटर्मिन 1 और 2 जो है वो सेम आ गई। सो दैट इज़ वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये रिज़ल्ट होल्ड करता है, पहला नहीं होल्ड करता। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस रिज़ल्ट को चेक करेंगे तो दो मैट्रिसेस लिए ए और बी, ए प्लस बी निकाला, फिर ए प्लस बी का स्क्वायर किया, स्क्वायर करना बता दिया मैंने आपको, दोनों दो बार इसको मल्टीप्लाई कर देना है ए प्लस बी को ए प्लस बी ही के साथ, तो स्क्वायर आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हम ए स्क्वायर लेंगे, राइट। ए को ए के साथ, ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, राइट। और उसके लिए वही रूल प्रोडक्ट का जो होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड एलिमेंट बन गया, ठीक है। वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा अब ये कर लिया मैट्रिसेस
की प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ कि कहीं आपके जहन से निकला ना हो। तो इसी तरह बी स्क्वायर फाइंड आउट किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट की, ऐड किया। ऐड करने का आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ऐड कर दिया। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। नाउ फ्रॉम 1 and 2 determinant of a plus b whole square is not equal to determinant of a square plus b square. So ये वाली इक्वेशन जो है वो होल्ड नहीं की, सेकेंड वाली होल्ड करती है। अब फोर्थ वाली देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो अगेन उसके लिए आप दो मैट्रिसेस लेंगे, ए और बी, जनरल मैट्रिसेस हैं ये। अच्छा, अब इस लेवल पे आपने ये नहीं करना कि आप ए जो है वो 1 2 3 4 की फॉर्म में ले लें, आपने ए बी सी ही की फॉर्म में लेना है। पहले जो आपने रिज़ल्ट्स आप प्रूव करने आते थे मैट्रिसेस में, हम उसको रियल एंट्रीज लेकर प्रूव कर देते थे, यानी फॉर एग्जांपल लेकर प्रूव कर देते थे। अब नहीं, अब आपने जनरल उसका प्रूफ निकालना है। तो ए प्लस बी फाइंड किया आपने, उसके बाद ए प्लस बी का स्क्वायर और फिर डिटर्मिनेंट ले लिया, राइट। अब दूसरी साइड पे आपको तीन चीज़ें चाहिए, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमने पहले भी फाइंड किया है, उसका आंसर्स लिख लिए, और ए बी के लिए ए और बी की प्रोडक्ट ली और बाद में पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा। अब इनको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद डिटर्मिनेंट लें, और फिर फ्रॉम 1 and 2 क्लियरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हम लोगों ने जो सेकंड क्या था रिज़ल्ट इसका जो सही हुआ था प्रूफ, सेकंड जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। और इसके अलावा एक और चीज़ भी डिटर्मिनेंट में होल्ड करती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। यानी जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। और फर्स्ट पार्ट इसका है एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मैट्रिक्स है 3×3 ऑर्डर का। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट कर दिया जाता है। सॉल्यूशन शुरू हो गया, डेल्टा इज़ इक्वल टू 1 0 2 3 4 5 5 6 7। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, फर्स्ट रो से आपने इसको एक्सपेंड किया। जो फर्स्ट मेथड था जो मैंने आपको बताया उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 लिखा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम काट के, बाकी जो बचा उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। -0 आया, माइनस फार्मूले का है, और 0 आ गया। 3 5 5 7 प्लस 2, और फिर डिटर्मिनेंट लिए। 4 7 28 -30 -0, उसका लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। +2 × 18 -20 एंड दिस इज़ इक्वल टू -2 -4 विच इज़ इक्वल टू -6। तो -6 इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, अगेन एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, अच्छा आप किसी भी रो के या कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो
राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू जब R1 किया तो 2 इंटू 2 4, जब आपने 2 किया तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम काट दिया और जो बाकी बचा वो लिख दिया, ठीक है। अगेन जब आपने +1 किया तो ये माइनस था और यहाँ पर जो फॉर्मूले का माइनस था उसने इसको +1 कर दिया, इसको ख़त्म किया और बाकी जो बच गया 3 4 -1 3 उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया। अगेन इसी तरह जब हमने 1 के लिखा तो इसको कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे है कि जब आपने डिटर्मिनेंट लेना ना को फैक्टर्स से नहीं ले रहे, आप वैसे ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसी तरह ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। तो इस तरह से ये होते हैं। जब आपने इन एलिमेंट्स को लेना है तो उनके साथ उनका साइन लगाना है। और ये रीज़न ये क्यों आते हैं प्लस माइनस, ये आते हैं, इसकी वजह ये होती है कि -1 की पावर, ये जब इवन आएगी -1 की पावर तो वहाँ पे प्लस आ जाएगा, जहाँ पे ओड आएगी वहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब 1 + 1 है इवन नंबर, यहाँ पे प्लस आ गया। जब 1 + 2 है 3 आ गया, माइनस आ गया, एंड सो ऑन। ये एक्चुअली को फैक्टर्स ही की हेल्प से है, लेकिन आसानी के लिए हम लोग इसको इस तरह से भी याद कर लेते हैं, राइट। तो 2 × 6 12 + 13 + 2 12 + 15 और डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 27। थर्ड पार्ट है, सेम है आपके पास फर्स्ट रो, 6 -6 और 6। अब आप इस पे कॉमन भी ले सकते हैं, आप रो ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन आगे वो क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ये तो नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए, फिर आपकी मर्ज़ी होगी आप कौन सा मेथड चूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम फर्स्ट मेथड ही की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो आपने इसको एक्सपेंड किया और प्लस माइनस का साइन ध्यान से डालें। उसके बाद आप एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट लिया तो कैलकुलेशंस की और -60 + 600 - 420 और डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 120। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो -60 + 600 - 420 है, इसको कैलकुलेट करने में भी मिस्टेक कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट को तो नहीं कम से कम करनी चाहिए। चलें जी, वो ज़ूलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनका मैथ इतना अच्छा नहीं होता, वो ऐसी मिस्टेक्स करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वैसे तो उनको भी नहीं करनी चाहिए, बेसिक लेवल का ही मैथ है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट। अब आ गया आपके पास 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट भी को फैक्टर्स के मेथड से भी निकल सकता है, या आपको जो मेथड एक्सपेंड करने का करवाया वो उससे भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब आपके पास 4x4 या 3 से हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाता है तो बेहतर ये है कि हम उसे पे रो ऑपरेशंस करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और फिर उसको सॉल्व करें, ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो कम हो जाएं थोड़ी, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा इस पर ऑपरेशंस एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हुए आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी मैट्रिक्स की हैं और डिटर्मिनेंट की उनको मिक्स नहीं करना। डिटर्मिनेंट की और प्रॉपर्टीज़ है, मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टीज़ है। जब भी कोई डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि इसमें कोई रो या कॉलम ज़ीरो तो नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है कि कोई रो और कॉलम जो है उसका सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है, क्या कुछ कॉमन लेकर सेम तो नहीं हो जाता, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपने उसको उस तरह से उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करना है। इस जो क्वेश्चन है इसमें एज सच ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई रो कॉलम ज़ीरो है और ना ही कोई सी दो रोज़ और दो कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो अब आप डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट लिख दिया, अब डिटर्मिनेंट लिख दिया तो आपके पास आपने इसको
क्या करना है, इसमें से कोई एक एलिमेंट 1 बनाना है। 1 बनाकर फिर उसको उस कॉलम जहाँ पे 1 होगा उस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को 0 करना है। तो उसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि R3 माइनस R1 कर दिया। उससे क्या हुआ, 3 माइनस 2 1 आ गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, 5 और फिर 0, राइट। तो उसके बाद ये आपकी थर्ड रो बन गई, R3 माइनस R1। ये इस तरह भी ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R3 प्लस माइनस 1 R1, ठीक है। राइट मेथड तो यही है, लेकिन इसको भी ठीक ही कंसिडर कर लिया जाता है आपके लेवल पे, ठीक है। तो उसके बाद अब ये 1 आ गया, आप 1 को ऊपर भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में आपने एहतियात करनी है कि जब एक दफ़ा रोज़ इंटरचेंज होती हैं तो एक माइनस का साइन आता है, दूसरी दफ़ा होगी तो फिर एक और माइनस का साइन कॉमन आएगा। तो इसलिए इंटरचेंज करते हुए या तो एहतियात करें या फिर कोशिश करें कि आप ना ही करें। तो 1 है उसको यूज़ करते हुए इस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाएं। तो ये 2 है, इसको 0, फर्स्ट रो का 2 है, इसको 0 बनाने के लिए R1 माइनस 2 R3 कर दिया, ये 0 हो गया। 5 माइनस 12 4 हो गया। यहाँ पर क्या है 7, इसको 0 बनाने के लिए R2 माइनस 7 R3 कर दिया, ठीक है, ताकि ये भी 0 बन जाए और जो बाकी चेंजेस आएंगे वो एज इट इज़ लिख देने हैं। 4 प्लस 7 11 हो गया, माइनस 3 माइनस 35 माइनस 38 हो गया और ये 10 आ गया। इसी तरह ये जो -2 है, अब इसको 0 बनाना है तो R4 प्लस 2 R3 कर दिया, राइट। अब आपका ये जो कॉलम है ये 0, मैंने आपसे कहा, समझाया भी था कि क्यों ऐसा होता है कि हम जो है इसको एक्सपेंड करते हैं पहले, बजाय इसके कि आप इसको डायरेक्ट ट्रायंगुलर फॉर्म में ले आएँ या एचेलन फॉर्म में ले आएँ। क्यों करते हैं, इसकी वजह यह है कि फिर आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी कम हो जाती हैं। अब एक्सपेंड फ्रॉम C1, जब आपने C1 से एक्सपेंड किया, ये 0 है, ज़्यादातर इसके अंदर जो भी आएगा उसने 0 हो जाना है, इसलिए 0 लिखते हैं। -0 प्लस 1, ठीक है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पहला जो है वो प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसी तरह आपने इसके साथ साइन लगाना है। आप इसे कोफैक्टर की एक्सपेंशन की हेल्प से समझ लें या आप इसको एज इट इज़ याद कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0 माइनस 0 प्लस 1, और 1 के साथ ये 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है और साथ -0। अब इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें जैसा कि इस तरह किया हुआ है, या अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें आप। ये करें, एक 1 बन जाएगा, बाकी 0 बन जाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आंसर कैलकुलेशन में अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो आपका आंसर जो है वो सही आएगा इंशाल्लाह, राइट। तो ये कैलकुलेशन हो गई और ये -286। अब आप देखें कि इस तरह भी काफ़ी कैलकुलेशन हुई है। अगर आपको लगता है कि रो ऑपरेशन से होता है तो ये रो ऑपरेशन की हेल्प से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे जोन सा आपको आसान लगता है उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको लाइंस लगा कर बताया, डायगनल लाइंस लगा कर बताया, आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिटर्मिनेंट ही निकालना है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी निकालें, ठीक है। सेकंड पार्ट इसी का अगेन 4/4 का है, एक्सपेंड फ्रॉम R3। अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर लिया, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पर थर्ड रो जो है वो -2 0 0 0 है। तो आपने इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए जो रो कॉलम है वो बड़े वाइजली चूज़ करना है, ऐसा रो या कॉलम चूज़ करना है जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो, बजाय इसके कि और ज़्यादा लेंथी हो जाए। तो -2, अब -2 के साथ साइन कौन सा आएगा, जो फॉर्मूले का साइन है प्लस का ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, तो -2 आएगा
फिर हम -2 वाली रो और -2 वाला कॉलम छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। ये आपने लिख दिया, राइट। अब 411 भी आसान है, आप ऑपरेशन भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको जो है इस 1 को यूज़ करते हुए आप इन बाकी 2 को ज़ीरो कर दें और इस कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है, या आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 ही किया है, आप R2 से भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन R1 से भी कैलकुलेशन उतनी ही रहेगी जितनी R2 से रहेगी। और ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 - 3 डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस कम से कम हों। 16 - 1, 12 - 1, राइट। इस तरह स्टेप बाय स्टेप फिर आपने लिख दिया यहाँ पर, फिर आपने इसको आंसर्स लिखे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। -2 × 7 - 75 + 22 is equal to -2 × -46 is equal to 92, right। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट जो है इसमें आप पहला कॉलम ज़रा ऑब्ज़र्व करें, 1 0 1 0। अब एक 1 को सिलेक्ट करके जो एक 1 है उसको ज़ीरो कर लें ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, R3 - R1, राइट। देखें R3 - R1, अगेन मैं आपको बता दूं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। और इस तरह भी, ये दोनों तरह से वैसे करेक्ट तो ये है, लेकिन इसको भी सही माना जाता है। और बेहतर ये है कि आप इस तरह लिख लें ताकि आपकी कैलकुलेशन में जो है आपको कैलकुलेशन के वक्त आसानी हो। आप इस तरह करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। तो जब आपने R3 - R1 किया तो ये आपके पास आ गया 3 + 2, 0 + 3, 0 - 3 -3 + 4, और ये आपकी थर्ड रो जो है वो ये बन गई। अब एक्सपेंड कर दें विद रिस्पेक्ट टू जब एक्सपेंड किया तो ये आपके पास आ गया 1 -0 +0 और -0। ये नहीं भी लिखते तो भी ठीक है, लिख दिया, वेल एंड गुड, राइट। अब ये 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड करना है, आपकी मर्ज़ी है। आप डायरेक्ट यहाँ से डिटर्मिनेंट ले लेते, एक्सपेंड कर लेते बाय फर्स्ट रो, लेकिन नहीं किया गया। ये इसलिए क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप से किए हैं ताकि आपकी हर मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, R2 - 5 R1, R3 + 7 R1, और इससे आपका जो पहला कॉलम है ये 1 0 0 बन गया। एक्सपेंड किया विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, तो आपके पास आ गया 1, और साथ आपके पास आ गया -0 + 0, क्योंकि वो ज़ीरो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है आपकी कि आपको पता है कि यहाँ पर -0 और +0 आने हैं। 16 - 16 इज़ इक्वल टू 0। तो ये कैसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, वो कैसा मैट्रिक्स होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और ये नॉन इन्वर्टिबल होता है, राइट, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्थ पार्ट, इसमें नंबर्स ज़रा बड़े बड़े हैं, साथ टाइम भी चेक कर रही हूँ। तो अच्छा चलें, क्वेश्चन के सलूशन की तरफ बाद में जाते हैं। पहले आप मुझे बताएं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 है आपके पास,
ठीक है, इस वन को यूज़ करेंगे या आप कोई और नंबर है उसको वन बना लें। बेहतर ये है कि आप इसी वन को यूज़ करें। अगर हम इस वन को यूज़ करते हैं तो जी, मैंने आपसे कहा था कि आपने डिटर्मिनेंट लेते वक्त पहले ये गौर करना है कि कोई रो या कॉलम ज़ीरो तो नहीं है, या कहीं से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन लेकर कोई रो या कॉलम जो है आइडेंटिकल तो नहीं हो रहा, ठीक है, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। अगर कोई आइडेंटिकल है, आपको नहीं पता चला, तो भी आपका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता चल गया तो आप क्विक वे में कह सकते हैं कि जी इसका आंसर जो है वो ज़ीरो है। तो इसके फर्स्ट थर्ड कॉलम में 6 6 6 कॉमन आ रहा है, तो आप एक 6 कॉमन लेके लिख देंगे। यहाँ से 12 कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ये 100 है, ये नहीं होगा डिवाइड। यहाँ से 93 92 185 270, ये इसमें 3 पे नहीं डिवाइड हो रहा 185, तो फिर सिर्फ यहाँ से 6 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, टेकिंग -6 कॉमन फ्रॉम C1। लेकिन यहाँ पर मेक श्योर अगर आपने -6 कॉमन लिया तो ये यहाँ पर रहेगा और बाद में हम इसे आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास कॉलम बन गया। अब आपने क्या करना है, इस वन को यूज़ करते हुए इन तीनों को ज़ीरो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1, R3 माइनस 2R1 और R4 माइनस 4R1, ताकि ज़ीरो हो जाए। और बाकी जो कैलकुलेशंस है वो आपने ध्यान से करनी है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर R2 माइनस R1 को लूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 9, यहाँ से देखें 1 माइनस 9, ठीक है। 92 माइनस 93 विच इज़ इक्वल टू -1, 84 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 72 और 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, राइट। और इसी तरह R3 माइनस 2R1, क्योंकि इस 2 को हमने ज़ीरो करना है। तो ये आपके पास कॉलम जो है वो ये बन गया। एक्सपेंड कर दिया फ्रॉम C4 और मेक श्योर कि जो प्लस माइनस का साइन है वो सही आए। ये 1 है, देखें ये वाला प्लस था, ये माइनस प्लस और इसके साथ माइनस आना चाहिए था। अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू C4 तो इसके साथ एक माइनस आना चाहिए था, ये यहाँ पर लिखें। और वो जो -6 है उसका माइनस भी यहाँ पर रहना चाहिए। और फिर उसके बाद आप इसको एक्सपेंड करेंगे, -8 -1 -16 -176 -32 102 148, कि आपके पास आ गया। आप इसके जो है इसमें से कॉमन ले लें, -8 -1 और 4, और ये लिख दिया। फिर जो बाकी आपके पास रह गया उसको एक्सपेंड कर दें, या आप उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 4R1, इस पर 2 ऑपरेशंस कर दिए ताकि आपकी जो है ये कॉलम ये वाला, इसमें 1 को यूज़ करते हुए बाकी 2 को ज़ीरो करना है। इस 2 को ज़ीरो करने के लिए R2 माइनस 2R1 कर दिया, इस 4 को ज़ीरो करने के लिए R3 माइनस 4R1 कर दिया, और बाकी जो चेंजेस आए वो एज इट इज़ उस पर लिख देने हैं, ठीक है। अब आपने एक्सपेंड किया फ्रॉम C1, अगर आपने C1 से एक्सपेंड किया तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ प्लस का ही साइन आएगा, -192 इंटू -1 -35 -17 और 98। और इसकी अब आसान ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने डिफरेंस ले लेना है। -192 35 प्लस आंसर, और इसको सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया
मल्टीप्लाई करके ये जो प्रोडक्ट है थोड़ी बड़ी आ गई है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करते बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड 4/4 को, तो वो बहुत लेंथी हो जाता और उसमें मिस्टेक के चांसेस रह जाते। ये मेथड जो है, आप रो ऑपरेशंस जो है ये आसान है, लेकिन मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपने जस्ट इन क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना, कि याद नहीं करना कि यही स्टेप आना है यही। आपको मैं इसीलिए साथ साथ समझा रही हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इस क्वेश्चन को मोल्ड भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन में या मेथड में कोई गलती नहीं है तो आपके आंसर जो हैं वो सेम ही आएंगे। लेकिन फिर मैट्रिसेस के क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि इसमें गलती का चांस होता है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से करें। और एक और बात कि अगर आपका कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हो जाती है और आपको पता चल जाता है, तो बजाय वहीं पर उसको ठीक करने के, मेरे से तो कभी वो ठीक नहीं होती, उससे बेहतर है कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर लें, क्योंकि वो एक से दूसरा इंटर रिलेटेड होता है और फिर वो मिस्टेक जो है वो जो होती है वो रह ही जाती है उसके अंदर किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, ओके जी, आज का लेक्चर इतना ही। डिटर्मिनेंट का ही टॉपिक आपका चलना है। डिटर्मिनेंट ही की हेल्प से, जैसे पहले हम लोगों ने साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी करेंगे। तो अब बस आपका यही इसी की प्रैक्टिस होती जाएगी इंशाल्लाह। आपके कितने 6 लेक्चर्स रह गए, उसमें भी ये डिटर्मिनेंट, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए अच्छा है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।